नमस्कार शोधार्थियों। आज YouTube चैनल क्योंकि कहना ज़रूरी है मैं सुधा उपाध्याय के सौजन्य से हम ग्राम जयंती रानीखेत जनपद अल्मोड़ा उत्तराखंड के शैलेय जी के साथ हैं। लंबे अरसे से इनको पढ़ रही हूँ। ये मजदूर आंदोलन और कुछ कुष्ठ रोगियों के मध्यम कार्य करते रहे हैं, सक्रिय भागीदारी दी है इन्होंने। संस्कृति कर्म में भी सक्रिय हैं। साहित्य में जो जितनी रुचि है, समाज सेवा में भी इनकी रुचि इतनी ही दिखाई देती है। कई उत्तराखंड आंदोलन के दौरान जेल यात्रा में भी ये मौजूद रहे। किशोरावस्था से ही इन्होंने कई नौकरियां की, पत्रकारिता की नौकरी की। प्रकाशन की बात करूं तो इनकी कविता संग्रह हैं या तो कुटुंब कुबेला, बीच दिसंबर, और कहानी संग्रह कहूं तो यहीं कहीं से यहाँ बर्फ गिर रही है, और उपन्यास भी लिखा है इन्होंने हलफनामा। शोधार्थियों, अगर मैं कुछ सम्मान की फेहरिस्त गिनाऊं तो लंबी फेहरिस्त है, पर इन्हें परंपरा सम्मान, शब्द साधक सम्मान, आचार्य निरंजन नाथ सम्मान, परिवंश सम्मान, परिवेश सम्मान, वर्तमान साहित्य सिसोदिया सम्मान, ये प्रोफेसर हैं उत्तराखंड में। इन्होंने पाखी का स्वयं प्रकाश विशेषांक जो है वो संपादित भी किया है। द्वार तथा इन दिनों ये साहित्यिक सांस्कृतिक इनकी पत्रिकाएं हैं। पहले शैलेय पर कुछ बात होनी चाहिए। मैं लंबे समय से शैलेय को पढ़ रही हूं, जैसा आपको बताया। केवल कविता कह देने भर से ही कविता हो नहीं जाती, लेकिन कवि और उसकी कविता के बीच कोई अतिरिक्त बयानबाजी नहीं हो, ऐसा मैं हमेशा से महसूस करती रही हूँ। इस अतिरिक्त बयान की जरूरत तभी होती है जब आलोचना कर्म करते हैं हम, जैसा कि मैं इस श्रृंखला में सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला जो बना रही हूँ। तो मैं अपने दिल्ली विश्वविद्यालय के शोधार्थियों के लिए जो एमफिल और पीएचडी कर रहे हैं, जो समकालीन कविता को चिन्हने पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनके लिए ये काम कर रही हूँ। इसीलिए मैं कविताएं उठाती हूँ। देश भर से जो जरूरी रचनाकार हैं, जिनकी जरूरी रचनाएं हैं, उनको मैं यहाँ जगह देती हूँ। जैसा मैंने कहा कि कविता के बारे में कोई बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, पर यह भी तो सच है ना कि हर दर्द को चिन्हने का, हर दर्द को पहचानने का सबके पास अपना अपना नजरिया है। तो मेरा अपना नजरिया है। बहुत से दर्द और तकलीफ और क्या कह सकते हैं, मार्मिक पक्ष ऐसे होते हैं, भले ही वो अलग अलग जिंदगियों में पल रहे हों, लेकिन वो होते एक जैसे हैं। बहुत पहले कभी पढ़ा था, वो अचानक ध्यान आता है शोधार्थियों, कि कोई दर्द इतना बांझ नहीं होता जिसे हम जुबान न मिले या हम सफर न मिले, और कोई सड़क ऐसी नहीं होती जिस पर केवल एक राहगीर गुजरा हो। तो हम सबके दर्द को साझा करते हुए, उनके सहयात्री बनते हुए उनके साथ आगे बढ़ें। अब यह सच है कि शैलेय की कविताओं को, मैंने इनकी तीनों कविता संग्रह पढ़े हैं और अभी एक नया आने वाला है जो मुझे अभी मिला नहीं है, लेकिन उन संग्रहों के मुताबिक मैं कुछ रचनाएं उनकी साझा करूंगी। उनकी एक कविता एक दिन नाम की कविता है। उसकी कुछ पंक्तियां मुझे हमेशा आंदोलित करती हैं। कोई कुंठा, कोई उदासी, कोई विद्रोह जिंदगी के महज चित्र है, जिसके लिए उसी के हाथों में सजी है किताब। देखना सारे इनामों के साथ तुम्हें भी जला डाला जाएगा। तो आप देखें कि इतना कह देने से, क्योंकि शैलेय को मैंने मुख्य रूप से कहा कि कवि हैं, कथाकार हैं, और इनके जितने कविता संग्रहों से मैं गुजरती हूँ तो कह सकती हूँ कि उनके लिए विकृत जीवन शैली में जो तमाम व्याधियां हैं, जो तमाम विसंगतियां हैं, जो विकृतियां हैं, शैलेय की कविता वस्तुतः जीवन से एक अपेक्षा करती है, एक उम्मीद करती है, एक आस करती है। ठीक। और उनके लिए, जैसे कि मैं आपको क्लासरूम में भी पढ़ाती हूँ कि कविता है क्या, तो केवल भोगा हुआ सच कहने से छुटकारा नहीं मिल जाएगा। हम भोगे हुए सुख को, उसके छुटकारे के सुख को तो तभी समझ सकते हैं क्योंकि हम जब लिखते हैं कविता, तो कविता एक फॉर्मेट में, एक शैली में, फॉर्मेट में हम कविता को रचते हैं।
देह न पाए तो भटके है बवंडर सी कविता मैं ही कहा करती हूँ आपको अक्सर। तो जिनके लिए हम लिख रहे हैं, कविता को उन तक पहुंचना चाहिए। और ऐसे विकट दुर्जन समय में जब सब कुछ हमारे हाथ से, जिंदगी की हर जीवन मूल्य, हर आस, हर उम्मीद छूटती छिटकती जा रही है, चाहे वो हमारी मानवीय संवेदनाएं हैं, नदी, पहाड़, झरने, गांव, कस्बा, चौपाल, संगी साथी, हर रिश्ता नाता हमसे छूटता जा रहा है। ऐसे में कविता और शैली की कविताओं में खासतौर पर मैं कहूंगी कि पहाड़ी जिजीविषा सी दिखती है। एक गहरा मानवीय सरोकार मुझे उनकी कविताओं में दिखता है, जितना मैंने उनको पढ़ा है। यही वजह होगा शोधार्थियों कि उनकी कविताओं में मुझे छूटता सरकता दरकता समाज, घर परिवार, संबंध और उसकी जटिलता, उसके भीतर की जो आंतरिकता है वो तो दिखाई देती है, क्योंकि शैली उसे हमेशा थामे रहते हैं अपने समकालीनों से। इसीलिए शैली की कविताएं अलग भी दिखाई देती हैं। क्यों? क्योंकि सारी दुनिया को जानने समझने का और उस दर्द को, उस खुशी को, तकलीफ को चीन्हने का शैली के पास जो एक जज्बा है, यही कला उनको दरअसल एक संपूर्ण संवेदना की दुनिया में सब पर भारी दिखाती है। अनुभवों को जिए जाना एक बात है, उनको महसूसना एक बात है, और उसकी अभिव्यक्ति बहुत कठिन होती है। एक अपने को खोलने जैसा, अपने दर्द तकलीफ को साझा करने जैसा, भीतर तक भीगने जैसा, और एक हम आत्मोह में ग्रसित होते हैं और अपने को उघारने जैसा होता है। तो वे भी ढह ढह कर बजे जा रहे हैं, मैं रहा फिर भी सूखा का सूखा, बीजू का जो हूं। इनकी ये पंक्ति मुझे बहुत भाती है। शोधार्थियों, आज मैंने थोड़ा सा चाहा कि आपसे रचनाकार की संपूर्ण रचना धर्मिता पर बात करते हुए बाद में उसकी 5 रचनाएं आपसे साझा करूंगी। ये तेजी से बदलते समय में जब हमें अपनों का दुख दिखाई नहीं देता, जो सामने है वो भी अपने दायरे में सिमटा हुआ रहता है, सब अपना सच कहने में डरते हैं, ऐसे में आधुनिकता का जो खांचा है, साचा है, उसमें सही शब्दों का चुनाव हो जाए, सही भावों का और शब्दों का तालमेल बैठे, और ऐसा कि कविता का रेशा रेशा उसकी भावभूमि जो है वो आपके सामने उद्घाटित होकर सामने आ जाए। शैली खुद को दरअसल हिमालय का वंशज कहते हैं। पहाड़ी होने के नाते उनकी कविताओं में भी, उनकी रचनाओं में, चाहे वो कथाकार का रूप हो या कवि का रूप हो, न जाने कितनी नदियां, कितने झरने, कितने रंग, कितनी सुगंध और कितने उजास, बड़ी सरलता से, बड़ी कोमलता से, तरलता से, कहीं सारस है, गौरैया है, कहीं हिरन है, कहीं तरनताल है, ये सब इनकी कविताओं में दिखाई देते हैं, साक्षात होता है उनका। इनकी कविताओं की प्रासंगिकता की अगर बात करूं, तो इनकी कविताओं की जवाबदेही की बात करूं, या वर्तमान समय में, जैसा कि मैं कविता में यही 3 गुण ढूंढती हूं कि प्रासंगिकता हो, उसकी प्रतिबद्धता वर्तमान समय में कैसी है, कविता कितनों को हौसला देती है, कितनों को स्थायी रूप से, स्थिर रूप से थामे रहती है। तो कई सारी क्या कह सकते हैं, अदावतों का मीन मेख, कई टीसते जख्म, और कहीं कहीं तो इस प्रतिस्पर्धा के दौर में अपनी संवेदना को अपने भीतर छुपाए, दबाए, सिमटाए, बचाए बल्कि कहें, तो एक विद्रोही स्वरूप मुझे शैली का दिखाई देता है शोधार्थियों। तो इनकी कविता को मैं एक विद्रोहियों का जुबान कहती हूँ, विद्रोहियों की जुबान के सबल कमान। भले वो सीधी सादी आपको दिखेंगी, लगेगा कि कुटिल से कुटिल विमर्शों में और साजिशों में शैली की कविता जो है बड़ी सीधाई से जोखिम उठाती है, लेकिन अपने कमिटमेंट को, अपनी प्रतिबद्धता को बड़ी सहजता से, बड़ी संवेदनशीलता से शैली उसे सपाट बयानबाजी से हटाते हुए, बचाते हुए अपनी कविता को, कोई प्रचार का उद्घाटन नहीं करते, कोई जरिया नहीं बनाते, कोई आयोजन अभियान नहीं करते वो कविता के लिए, एक आंतरिक धुन की तरह उसे थामे पकड़े हुए, अपनी कविताओं में पिरोते हुए, पूरी अंतरंगता के साथ आम लोगों की जिंदगियों का, आम लोगों के सरोकार,
उनकी जरूरतें, उनका संघर्ष शैली अपनी कविताओं में दिखाते हैं। तो ये शैली की कविताओं की कुछ ज़रूरी खूबियां थी जो इन 5 रचनाओं के माध्यम से मैंने पकड़ने की कोशिश की कि उनमें कहीं कहीं धड़कते हुए एकदम कंटेम्प्ररी, एकदम आज के स्पंदित विषय हैं। उनका अपना पहाड़ी राग रंग है, उनके अबोले कुछ वो दृश्य हैं, वो अनचिन्हे कैनवास हैं जो अभी तक लोगों ने नज़रअंदाज किया। तो उस पूरी स्पंदन को पकड़ने की मैं कोशिश करूंगी। जहां पत्थरों से बने इन मेट्रोपॉलिटन शहरों में हम बसते हैं शोधार्थियों, हमारे महानगरों में हम एक छुट्टी और एक सैर सपाटा और मौज मस्ती के लिए पहाड़ और नदियां और पोखर ये देखने जाते हैं, लेकिन दरअसल शैली उसी में जीते हैं, बसते हैं और अपनी संवेदना को बचाए हुए हैं। तो अगर नदियों को, झरनों को महसूस ना हो, पोखर और तलैया को और हिरन और शावक को महसूस ना हो, तो इस हिमालय के वंशज को पढ़ना होगा, हमें छूकर देखना ही होगा। शैली की वो 5 कविताएं ध्यान आती हैं। एक जिस पर संग्रही मैंने जैसा आपको बताया, कुढब कुबेला, कुबेला कुसमय जैसे हम लोग कहते हैं, और ढब जिसको आता नहीं है, दुनियादारी नहीं आती, सयानापन चतुराई नहीं आती, चालाकी नहीं आती, तो ढबी नहीं है, माने परंपरा से परिपाटी से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं है। इसी शीर्षक से एक कविता मुझे ध्यान आती है शैली की। करुणा की धार बहुत सख्त हुआ करती है, आदमी को अपने समय का बुद्ध बना देती है, किंतु करुणा के लिए भी एक आदमी को कम से कम इतना तो होना ही चाहिए कि गिरते हुए एक निरीह आंसू में वह अपना गिरना भी देख सके साथ साथ। आप देखें ना, संवेदन संगच्छध्वम। तो इस गिरावट को, मूल्यों की गिरावट को, समय की गिरावट को, चरित्र की गिरावट को हम बड़ा भांपते हैं, बड़े मुखर होते हैं उसे कहने में, लेकिन अपनी गिरावट को और आंसू जो गिर रहा है, जो पूरी दुनिया का क्या कह सकते हैं कारुणिक पक्ष है, जो मर्म और व्यथा को, विपदा को बताने का एक जरूरी टूल है, एक जरूरी हथियार है, उसका गिरना, गिरते हुए एक निरीह आंसू में अपना गिरना भी साथ साथ हम शामिल कर सकें और देख सकें, माने एक निष्पक्ष होकर एक राय हम बना सकें। क्या कहें इस कुढब कुबेला में करुणा बराबर हमारा मुख्ताक रही है, और हम हैं कि जैसे हैं ही नहीं, तो हमें कभी भी अपनी गिरावट, अपने छल छद्म, अपना सयानापन, अपनी चतुराई दिखाई नहीं देता। और शैली इसकी आग्रही है कि ये एक तटस्थ संलग्न होकर के पूरी मैंने आप उसके संग साथ चलते हुए निष्पक्ष होकर के भी अपने जुड़ाव और लगाव को व्यक्त कर सकें। दूसरी कविता है दुख। देखिए, ये शाश्वत मूल्य है कुछ शैली जिनको अपनाते हैं कविता के शीर्षक के रूप में, लेकिन अपना अपना चिन्हने का, जैसा मैंने बताया, शैली की कविताओं की जो मैंने आकलन किया, जो मैंने ऑब्जर्वेशन किया, उसके मुताबिक अपना अपना चिन्हने का तरीका होता है। तो दुख सवार है कंधे पर, बार बार उमेश दे रहा है कान, बार बार सुख की कामना को कमजोर कर रहा है, बल्कि भरा हुआ गला भी अब ढांढे मार रो लेना चाह रहा है। ये विस्तार है, ये गहराई से महसूसे हुए। दरअसल हम प्रोसेस को जीने की कोशिश नहीं करते, शैली उसकी बात कर रहे हैं। ढांढे मार ले रो लेना चाह रहा है, मगर कामना तो कामना एक अदने से सुख भर की ही सही, दिल में हुलसती है तो जीवन क्षण भंगुर है, कोई नहीं मानता। जीवन क्षण भंगुर है, कोई नहीं मानता, अलबत्ता गर्म हो आए कान कुछ और चौकन्ने जरूर हो जाते हैं, और कांधे पर सवार दुख फिर ठगा सा रह जाता है। हम बहुत तेजी से दुख के क्षणों से गुजर जाना चाहते हैं, हम उस दुख का सुख लेने का स्वाद ही भूल गए हैं। दुख का भी अपना सुख होता है शोधार्थियों। दुख का सुख मतलब प्रोसेस में वो आनंद लेना, उस प्रक्रिया से गुजरना, उस दुख की प्रक्रिया से गुजरना, अनुभूत सत्य को चीनना,
अपने को उन स्थितियों में देखकर कि हम किस तरह से उसे हमने हृदय में बिठाया, उसे मन में उतारा, उसे सर पर चढ़ाया, तो इसे बिना महसूसे हुए ही हम बड़ी तेजी से आगे बढ़ जाना चाहते हैं और सुख का आनंद लेना चाहते हैं। तो शैली ने ये बड़ी गजब की अभिव्यक्ति की है। तीसरी कविता पानी। आप देखें, हर जगह का पानी, और पानी आंख का पानी, मान सम्मान का पानी, रौब दुआब आपका पानी, और यहाँ पानी शीर्षक से उनके कुछ क्रम से कविताएं हैं। मैं आईने के सामने आया, मेरी आंखों में जैसे मैं ही नहीं था। आब, अपनी ठसक, अपना होना, अपना स्वाभिमान। मैं भागा भागा चिकित्सक के पास गया। उसने बताया कि मेरी आंखों में काफी खराबी आ गई है, नमी भी अब लगभग सूख सी गई है। मैं भीतर तक हिल गया। क्या सचमुच मेरी आंखें खराब हो गई हैं? आखिर कहाँ चला गया मेरी आंखों का पानी? लिहाज का पानी, लाज का पानी, शर्म संकोच का पानी, मान मनुहार का पानी। मुझे बरबस ही जार जार रुलाई फूट आई, क्योंकि कवि भीतर से संवेदनशील है, अपने अनुभवों को जीता है, अपनी स्मृतियों को संजोए हुए है, और यही वजह है कि वो संवेदनात्मक धरातल पर चिंतित हो उठता है कि उसकी आंख का पानी कैसे सूख गया। चिकित्सक ये क्या कह रहे हैं? मुझे बरबस ही जार जार रुलाई फूट आई। उसने मेरे हाथों से आईना ले लिया, लेकिन अब चिकित्सक हैरान था। उसे अपनी जगह वहां मैं दिख रहा था। वह इतना पानी पानी हो आया कि उसे मुझसे भी ज्यादा रुलाई फूट आई। हम सब ने अपना वो पानी खो दिया है। हम सब ने अपना वो आत्म स्वाभिमान जिसे कहा करते हैं, या दूसरों का के साथ जो हम स्वागत सत्कार अभिनंदन किया करते हैं, हम सब ने अपने लाज लिहाज को छोड़ दिया है, खो दिया है। दूसरा, पानी शीर्षक से ही मुझे ये कविता भी खासी बहुत अच्छी लगी। कंठ में पता नहीं कुआं उतर रहा है या नदी, या बांध ही लबालब छलछला रही। पानी कहीं का भी हो, प्यास बुझनी चाहिए। पानी कहीं का भी हो, प्यास बुझनी चाहिए। मैंने अपने आप को समझाया, किंतु हलक नहीं माना। जबकि हर कुएं, हर नदी, हर बांध, हर प्यास को अंततः पानी ही चाहिए। हलक हर घूंट में शायद हमारा अपना भागीरथ ही ढूंढ रहा है, माप रहा है हमारा अपना ही पानी, माप रहा है हमारा अपना ही पानी। हमारा अपना पानी हमें दरअसल तौला जा रहा है, हमारे मापक तय किए जा रहे हैं। हमारे भीतर का जो भीतर की आर्द्रता जो है, जो मानवीय मर्यादा, गरिमा, एक दूसरे को सजोने संभालने की आदत हुआ करती थी, उस पानी की बात शैले यहाँ करते हैं। और पहाड़ों पर जो पानी है, जिसे बहुत दूर दूर तक बड़े परिश्रम से खोजा जा रहा है, और हम अब ये मानवीय पूरी संस्कृति भी उस पानी से वंचित हो रही है। अगली कविता है ध्रुवों बीच आकाश। यह तो ध्रुवांतों के बीच खिंचा हुआ एक सतरंगी तार है। यहाँ कबूतरों को प्रेम की पनाह ही नहीं, उड़ान की नई छलांग भी दरपेश। अब भले ही कबूतरों की दुनिया, कबूतरों तक उड़ान की उजास में तो समूची जमात है। जमात को एक पूरा आकाश हासिल। कल इस जमात के लिए नए ध्रुवांत होंगे, नए कबूतर और फिर नई उड़ान। आकाश तो वैसे भी एक सिलसिला रहा है, बहाना है ना। इसमें उड़ने वाले, इसमें विस्तार पाने वाले, परवाज लेने वाले, इसमें अपनी उड़ान भरने वाले हर बार बदलते रहते हैं। यही तो है परिवर्तन और निरंतरता। प्रकृति का नियम है, बदले जा रही है, और अच्छे के लिए भी बदलाव हो रहा है, और वो सतत है, लगातार है, निरंतर है। आकाश तो वैसे भी एक सिलसिला रहा है, प्रेम के पकते चले जाने का सिलसिला। आकाश तो वैसे भी सिलसिला रहा है, प्रेम के पकते चले जाने का सिलसिला। तो ये प्रेम का पकना जो है, दरअसल अनुभवों का सीखना है निश्चित तौर पे। तो ये शोधार्थियों कुल 5 कविताएं थी, जिससे हमने आज उत्तराखंड के शैलीय कवि को पढ़ा और गुना। निश्चित तौर पर यह आपको पसंद आया होगा। बहुत शुक्रिया।